झनक को फंसाया ड्रग्स केस में, अर्शी की चाल पर ऋषि ने फेरा पानी। नमस्ते दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा। आज बोस हाउस की आलीशान दीवारों के बीच एक ऐसी घिनौनी साजिश रची जा रही है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि आज अर्शी ने नफरत की आग में जलकर अपनी ही सौतेली बेटी और इस घर की खून यानी झनक को बर्बाद करने के लिए एक ऐसा जाल बुना है जिससे बचना शायद नामुमकिन लग रहा है। आज घर में एक ग्रैंड पार्टी का माहौल था, जहां शहर के बड़े बड़े लोग, रईस, हस्तियां और अनिरुद्ध बोस के बिजनेस पार्टनर शामिल हुए थे। और इसी भीड़ का फायदा उठाकर अर्शी ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया। झनक, जो हमेशा की तरह सादगी से एक कोने में खड़ी थी, उसे जरा भी भनक नहीं थी कि जिस बैग को वो अपने कंधे पर टांगे हुए है, वो थोड़ी ही देर में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर बनने वाला है। अर्शी की नज़रों में आज एक अलग ही चमक थी, वो चमक जो शिकार करने से पहले एक शिकारी की आंखों में होती है। उसने बड़ी ही चालाकी से वेटर से टकराने का नाटक किया, और जब सबका ध्यान उस गिरते हुए ग्लास की आवाज़ पर गया, ठीक उसी पल अर्शी ने अपनी मुट्ठी में छिपी वो सफ़ेद पाउडर की पुड़िया, जी हाँ, ड्रग्स का पैकेट, बड़ी सफाई से झनक के खुले हुए हैंडबैग में सरका दिया। ये काम इतनी फुर्ती से हुआ कि पास खड़े अनिरुद्ध या खुद झनक को हवा भी नहीं लगी कि उनकी इज्जत का जनाजा तैयार हो चुका है। महज 15 मिनट के अंदर घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे। ये सायरन की आवाज़ संगीत और हंसी ठिठोली को चीरती हुई हॉल में बैठे हर शख्स के कानों तक पहुंची। मेहमानों में कानाफुस्सी शुरू हो गई कि आखिर बोस परिवार के घर पुलिस क्यों आई है। अनिरुद्ध बोस, जो अपनी साख और इज्जत को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, घबराकर मुख्य द्वार की तरफ बढ़े। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, इंस्पेक्टर राणे, जो अर्शी की ही कठपुतली है और जिसे पहले से टिप दी गई थी, अपनी पूरी टीम के साथ धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आया। इंस्पेक्टर का रवैया बेहद सख्त और अपमानजनक था। उसने आते ही डीजे बंद करवाया और ऐलान किया कि उन्हें पक्की खबर मिली है कि इस पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और पेडलर इसी घर के अंदर मौजूद है। ये सुनते ही अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी तो डर के मारे सोफे पर गिर पड़ी और छोटन भी हक्का बक्का रह गया। लेकिन अर्शी के चेहरे पर एक बनावटी घबराहट थी, जो असल में उसकी जीत की मुस्कान को छुपा रही थी। अदिति, जो ऋषि की पत्नी है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या तमाशा हो रहा है, लेकिन उसकी नज़रें अपनी माँ अर्शी पर टिकी थीं, मानो उसे शक हो रहा हो कि ये सब नॉर्मल नहीं है। इंस्पेक्टर राणे ने किसी की दलील सुनने से साफ मना कर दिया। अनिरुद्ध ने समझाने की कोशिश की कि ये एक रिस्पेक्टेड फैमिली है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है मिस्टर बोस, हमें तलाशी लेनी होगी। और फिर शुरू हुआ वो तमाशा जिसका मकसद सिर्फ झनक को नीचा दिखाना था। पुलिस ने जानबूझकर मेहमानों को छोड़ा और घर के सदस्यों की तलाशी लेनी शुरू की। जब बारी झनक की आई तो अर्शी ने बड़ी मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारी तो गांव से आई है, इसे इन सब का क्या पता होगा, इसकी तलाशी मत लीजिए। अर्शी का ये दाव बहुत गहरा था, क्योंकि वो जानती थी कि पुलिस का शक उसी पर गहराना चाहिए जिसे बचाने की कोशिश की जा रही हो। इंस्पेक्टर ने अर्शी की बात को अनसुना करते हुए झनक की तरफ कदम बढ़ाए। झनक, जो पहले ही पुलिस को देखकर सहम गई थी, पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अनिरुद्ध की तरफ उम्मीद से देख रही थी कि शायद उसके पिता उसे इस बेइज्जती से बचा लेंगे। लेकिन अनिरुद्ध खुद लाचार खड़ा था। लेडी कांस्टेबल ने झनक के कंधे से उसका बैग झपट लिया। झनक चिल्लाई, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज़ पुलिस के रौब के नीचे दब गई। पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था, सबकी सांसें अटकी हुई थीं। लेडी कांस्टेबल ने झनक के बैग की चेन खोली और सारा सामान फर्श पर उलट दिया। लिपस्टिक, रुमाल, चाबियों के साथ साथ एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली भी बाहर गिरी, जिसमें सफ़ेद पाउडर भरा था। वो पुड़िया गिरते ही जैसे हॉल में बम फट गया हो। मेहमानों ने मुंह पर हाथ रख लिया। अनिरुद्ध की आंखें फटी की फटी रह गईं। इंस्पेक्टर राणे ने वो पैकेट उठाया और विजयी मुस्कान के साथ अनिरुद्ध को दिखाया। तो ये है आपकी इज्जतदार फैमिली की सच्चाई मिस्टर बोस, आपके घर में ड्रग्स का धंधा होता है। झनक ने जब वो पैकेट देखा तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया।
उसने नूतन को याद किया, भगवान को याद किया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये उसके बैग में कैसे आया। वो जोर जोर से रोने लगी, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन अर्शी ने तुरंत अपना पैंतरा बदला। वो आगे आई और झनक पर चिल्लाई, छी झनक, हमें नहीं पता था कि तुम हमारे घर को बदनाम करने के लिए इतना गिर जाओगी। क्या कमी रखी थी हमने? तुम्हें छत दी, खाना दिया, और तुम यहाँ ड्रग्स लेकर घूम रही हो। अर्शी की इस एक्टिंग ने आग में घी का काम किया। मेहमान अब झनक को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, उसे एक अपराधी मान चुके थे। झनक बार बार अदिति की तरफ देख रही थी, लेकिन अदिति भी कंफ्यूज थी। उसे लग रहा था कि शायद झनक सच में गलत है, क्योंकि सबूत सामने था। अनिरुद्ध ने झनक से पूछा, सच बताओ झनक, क्या ये तुम्हारा है? झनक ने ना में सिर हिलाया, लेकिन उसकी हिचकियां और डर उसे मुजरिम जैसा दिखा रहे थे। इंस्पेक्टर राणे ने हथकड़ी निकाली। लोहे की वो हथकड़ी देखकर झनक की रूह कांप उठी। वो पीछे हटी। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया। लेडी कांस्टेबल ने झनक का हाथ मरोड़ा और उसे जबरदस्ती आगे खींचा। झनक दर्द से कराही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। अर्शी मन ही मन जश्न मना रही थी कि आज कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। एक बार ड्रग्स केस में अंदर गई तो झनक का करियर, उसकी इज्जत सब खत्म। और एसपी ऋषि की पत्नी, भले ही एक्स होने के नाते ये खबर मीडिया में आग की तरह फैलेगी और ऋषि की भी बदनामी होगी, जिससे ऋषि मजबूर होकर झनक से नफरत करने लगेगा। यही अर्शी का मास्टर प्लान था, एक तीर से दो शिकार। पुलिस झनक को घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जा रही थी। झनक जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ा रही थी, उसके बाल बिखर गए थे। वो अनिरुद्ध का नाम पुकार रही थी, बाबा मुझे बचा लीजिए। ये शब्द बाबा सुनकर अनिरुद्ध का दिल छलनी हो गया, लेकिन सबूतों के आगे वो बेबस था। ठीक उसी वक्त जब पुलिस झनक को जीप में बैठाने ही वाली थी और अर्शी की जीत पक्की लग रही थी, तभी गेट पर एक और पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। इस गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं थी, लेकिन इसकी धमक और रफ्तार बता रही थी कि इसमें बैठने वाला कोई साधारण हवलदार नहीं है। गाड़ी का दरवाजा खुला और इसमें से पुलिस की वर्दी में नहीं, बल्कि सिविल ड्रेस में, लेकिन अपने पूरे रौब के साथ एसपी ऋषि सेनगुप्ता बाहर निकले। ऋषि की आंखों में वो गुस्सा था जो तूफान आने का संकेत देता है। उसे शायद अपनी इंट्यूशन से या अपने खबरी नेटवर्क से पता चल गया था कि बोस हाउस में कुछ गड़बड़ है। ऋषि ने देखा कि झनक को एक मुजरिम की तरह घसीटा जा रहा है और वो रो रही है। ये दृश्य देखकर ऋषि का खून खौल उठा। वो तेजी से आगे बढ़ा। इंस्पेक्टर राणे, जो अभी तक शेर बना हुआ था, ऋषि को देखते ही भीगी बिल्ली बन गया। उसने तुरंत सैल्यूट मारा, जय हिंद सर, लेकिन ऋषि ने सैल्यूट का जवाब नहीं दिया। ऋषि ने सीधे जाकर उस लेडी कांस्टेबल का हाथ पकड़ा जिसने झनक को पकड़ा हुआ था और उसे झटक दिया। झनक ऋषि को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और ऋषि के सीने से लग गई, जैसे उसे दुनिया की सबसे महफूज जगह मिल गई हो। ये देखकर अदिति का चेहरा उतर गया और अर्शी के माथे पर पसीना चमकने लगा। ऋषि ने इंस्पेक्टर राणे की आंखों में आंखें डालकर कड़क आवाज में पूछा, किसकी इजाजत से तुमने मेरी पत्नी, मेरा मतलब है इस घर की सदस्य को हाथ लगाया? इंस्पेक्टर हकलाने लगा, सर, हमें टिप मिली थी, इनके बैग से ड्रग्स बरामद हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। ऋषि ने वो पैकेट इंस्पेक्टर के हाथ से छीना और उसे गौर से देखा। फिर उसने अर्शी की तरफ देखा जो अब नजरें चुरा रही थी। ऋषि ने कहा, ड्रग्स? झनक के पास? जो लड़की अपने हक के लिए लड़ने से डरती है, वो ड्रग्स का धंधा करेगी? ये बकवास है। अर्शी ने हिम्मत जुटाकर कहा, ऋषि, तुम पुलिस ऑफिसर हो, इमोशनल मत हो, सबूत तुम्हारे हाथ में है, कानून तो सबूत मांगता है ना। ऋषि ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अर्शी को देखा। मैं पूजा आपको बता दूं, ये मुस्कान अर्शी की बर्बादी की शुरुआत थी। ऋषि ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और कहा, बिल्कुल सासू मां, कानून सबूत मांगता है और इत्तेफाक से आज सबूत मेरे पास भी है, वो सबूत जो इसकी गंदी चाल को बेनकाब कर देगा। ऋषि का ये कॉन्फिडेंस देखकर अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या था ऋषि के पास? क्या उसने अर्शी को ड्रग्स रखते हुए देख लिया था, या घर में कोई ऐसा कैमरा था जिसके बारे में अर्शी को नहीं पता था? माहौल में तनाव इतना बढ़ गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर रोमांच अपनी सारी हदें पार कर चुका है। हॉल में मौजूद हर शख्स की नजरें अब एसपी ऋषि सेनगुप्ता के हाथ में मौजूद उस मोबाइल फोन पर हैं जो अर्शी के मुखर्जी के झूठ के महल को एक झटके में ढहाने वाला है। मैं पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपको बता रही हूँ कि ये वो पल है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, अर्शी का असली और घिनौना चेहरा सबके सामने आने का। अर्शी, जो अब तक शेरनी बनी हुई थी, ऋषि की उस मुस्कान को देखकर अंदर ही अंदर कांप रही है।
वो हकलाते हुए अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर ऋषि पर चिल्लाती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम सिर्फ अपनी इस लड़की को बचाने के लिए मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ऋषि, ये सब झूठ है। लेकिन ऋषि का कॉन्फिडेंस डगमगाता नहीं है। वो बड़े ही शांत भाव से छोटन को इशारा करता है और कहता है, छोटन, जरा मेरा फोन उस बड़ी एलईडी स्क्रीन से कनेक्ट करना, आज सबको हाई डेफिनेशन में ये ब्लॉकबस्टर फिल्म देखनी है। छोटन, जो खुद अर्शी की हरकतों से तंग आ चुका है, तुरंत ऋषि का फोन लेकर उसे हॉल में लगे विशाल टीवी स्क्रीन से मिरर कर देता है। स्क्रीन काली से नीली होती है और फिर उस पर एक वीडियो प्ले होता है। ये वीडियो आज की ही पार्टी का सीसीटीवी फुटेज है। आप सोच रहे होंगे कि ये फुटेज कहाँ से आया। दरअसल ऋषि एक पुलिस ऑफिसर है और उसे अर्शी की नीयत पर पहले से शक था, इसलिए उसने सुरक्षा के नाम पर कुछ गुप्त कैमरे घर के उन कोनों में लगवा रखे थे जहां आमतौर पर किसी की नजर नहीं जाती। वीडियो शुरू होता है। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि पार्टी चल रही है, वेटर ड्रिंक सर्व कर रहे हैं और झनक एक कोने में खड़ी है। तभी अर्शी फ्रेम में दाखिल होती है। कैमरा जूम करता है। स्क्रीन पर साफ दिखता है कि अर्शी जानबूझकर वेटर की तरफ बढ़ती है, उसे धक्का देती है, जिससे अफरा तफरी मचती है। और दोस्तों, बोस हाउस के उस हॉल में अब जो होने वाला था वो इतिहास में लिखा जाएगा। इंस्पेक्टर राणी, जो अब तक अर्शी की जी हुजूरी कर रहा था, अब अपनी वर्दी और अपनी नौकरी बचाने के लिए मजबूर हो चुका है। एसपी ऋषि के सख्त आदेश और सबके सामने चले उस वीडियो ने अर्शी के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपको इस कहानी का वो अंजाम बताने जा रही हूँ जो बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत है। इंस्पेक्टर राणे अर्शी की तरफ बढ़ता है और जेब से हथकड़ी निकालता है। अर्शी, जो अपनी रईसी और रुतबे के नशे में चूर थी, हथकड़ी देखकर पागल हो जाती है। वो चिल्लाती है, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, मैं अर्शी मुखर्जी हूँ, मैं तुम सबकी वर्दी उतरवा सकती हूँ। वो दौड़कर अपनी बेटी अदिति के पास जाती है, उसे झकझोरती है। अदिति, तू चुप क्यों है? देख तेरे पति ने तेरी माँ के साथ क्या किया, बोल कुछ, रोक इन्हें। लेकिन आज अदिति, जो हमेशा अपनी माँ के इशारों पर नाचती थी, पत्थर की मूरत बनी खड़ी है। अदिति ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उसकी माँ ने एक मासूम लड़की को फंसाने के लिए ड्रग्स जैसा घिनौना खेल खेला। अदिति की आंखों में शर्मिंदगी है। वो अपनी नजरें झुका लेती है और अपनी माँ का हाथ अपने कंधे से हटा देती है। अदिति का ये कदम अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। अपनी ही बेटी का ये तिरस्कार अर्शी को अंदर तक तोड़ देता है। इंस्पेक्टर राणे अब और तमाशा नहीं चाहता। वो लेडी कांस्टेबल्स को इशारा करता है। 2 महिला पुलिसकर्मी आगे बढ़ती हैं और अर्शी के दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा देती हैं। लोहे की खट की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। ये आवाज़ अर्शी के घमंड के टूटने की आवाज़ है। अर्शी चीखती है, गालियां देती है, अनिरुद्ध को कोसती है, लेकिन अनिरुद्ध बोस अपनी पीठ फेर लेते हैं। वो अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। पुलिस अर्शी को घसीटते हुए उसी दरवाजे से बाहर ले जाती है जिस दरवाजे से थोड़ी देर पहले अर्शी झनक को बाहर फेंकने का सपना देख रही थी। मेहमान जो तमाशा देख रहे थे अब अर्शी पर थू-थू कर रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यही शब्द सबके जुबान पर हैं। पुलिस की जीप में बैठाते वक्त अर्शी ऋषि और झनक को आखिरी बार देखती है। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि बदले की आग है। वो चिल्ला कर जाती है, मैं वापस आऊंगी ऋषि, और तब तुम सब रोओगे। सायरन की आवाज़ के साथ अर्शी का ये काला अध्याय फिलहाल के लिए बंद हो जाता है। जीप के जाने के बाद हॉल में एक भारी सन्नाटा पसर जाता है। सारे मेहमान जा चुके हैं। अब वहाँ सिर्फ बोस परिवार और ऋषि झनक हैं। झनक, जो अब तक सदमे में थी, अचानक जमीन पर बैठ जाती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये आंसू खुशी के हैं या उस अपमान के जो उसे सहना पड़ा, ये कहना मुश्किल है। ऋषि दौड़कर झनक के पास जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर झनक को संभालता है। ऋषि झनक के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, मैंने कहा था ना झनक, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई आंच नहीं आने दूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ऋषि का ये भरोसा झनक को नई ताकत देता है। वो ऋषि की आंखों में देखती है और बिना कुछ बोले ही उसे धन्यवाद कहती है। उन दोनों के बीच का ये मौन संवाद अदिति देख रही है। अदिति को आज एहसास होता है कि ऋषि और झनक के बीच जो रिश्ता है वो सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं बल्कि रूह का है। अदिति को जलन भी हो रही है, लेकिन आज वो जानती है कि उसकी माँ गलत थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाती। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, शायद अपने भविष्य के बारे में सोचने। तभी सोफे के पास खड़े अनिरुद्ध बोस का संतुलन बिगड़ता है। वो अपने सीने पर हाथ रखते हैं। अर्शी की गिरफ्तारी, घर की बदनामी और अपनी ही बेटी झनक के साथ हुए अन्याय का बोझ उनका दिल सह नहीं पाता। अनिरुद्ध,
झनक कहते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये देखते ही घर में कोहराम मच जाता है। झनक अपने सारे गिले शिकवे भूलकर बाबा चिल्लाते हुए अनिरुद्ध की तरफ दौड़ती है। वो अनिरुद्ध का सिर अपनी गोद में रख लेती है। उनका चेहरा थपथपाती है। ऋषि तुरंत एम्बुलेंस के लिए कॉल करता है। दादी रोने लगती हैं। बेहोशी की हालत में भी अनिरुद्ध ने झनक का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है, मानो वो माफी मांग रहे हों। झनक रोते हुए कहती है, बाबा आपको कुछ नहीं होगा, आंखें खोलिए। बाबा शब्द सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर एक सुकून की लकीर उभरती है, लेकिन वो होश में नहीं आते। कहानी का अंत एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर होता है। एम्बुलेंस आती है। ऋषि और झनक अनिरुद्ध को लेकर अस्पताल जाते हैं। अदिति भी पीछे पीछे जाती है। अस्पताल के कॉरिडोर में जहां अनिरुद्ध का इलाज चल रहा है, रिश्ते फिर से बदल रहे हैं। एक तरफ जेल की सलाखों के पीछे अर्शी अपनी रिहाई के लिए वकील को फोन घुमा रही है, तो दूसरी तरफ अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठी झनक अपने बाबा की सलामती के लिए भगवान से लड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अनिरुद्ध को पड़ा दिल का दौरा बहुत गंभीर था। ये सदमा उनके दिल पर गहरा असर कर गया है कि उनकी अपनी पत्नी ने घर की इज्जत को तार-तार कर दिया है। ऋषि जो एक पल के लिए भी झनक से दूर नहीं हुआ है, उसे ढांढस बंधा रहा है। ऋषि झनक के लिए पानी लाता है और उसे समझाता है, झनक, अगर तुम ही टूट जाओगी तो अनिरुद्ध सर को कौन संभालेगा? उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ये नज़ारा दूर खड़ी अदिति देख रही है। अदिति की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक खालीपन है। आज उसे महसूस हो रहा है कि जिस पिता पर वो हक जमाती थी, उस पिता की जान बचाने के लिए दुआएं झनक कर रही है, और जिस पति को वो अपना मानती थी, वो पति झनक के आंसुओं को पोंछ रहा है। अदिति को पहली बार अपनी जिंदगी में अकेलेपन का मतलब समझ आ रहा है। तभी आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। डॉक्टर मास्क हटाते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। झनक दौड़कर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, बाबा कैसे हैं? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चमत्कार हुआ है, उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर की ये लेकिन सबकी धड़कनें बढ़ा देती है। लेकिन उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं देना है, और होश में आते ही उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया है, झनक। ये सुनते ही अदिति के हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है। एक बेटी वहां खड़ी है, लेकिन पिता ने दूसरी बेटी को याद किया। ये जलन, ये दर्द अदिति के लिए असहनीय है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उसकी माँ के पापों ने उसका मुंह बंद कर दिया है। झनक ऋषि की तरफ देखती है और ऋषि इशारा करता है, जाओ मिल लो। झनक कांपते कदमों से आईसीयू के अंदर जाती है। वहां मशीनों की बीप बीप के बीच अनिरुद्ध लेटे हैं। झनक को देखते ही अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपना कमजोर हाथ बढ़ाते हैं। झनक उनका हाथ थाम लेती है और उनके सीने से लगकर रोने लगती है। अनिरुद्ध टूटी हुई आवाज में कहते हैं, मुझे माफ कर दो झनक, मैं एक बुरा पिता हूँ। मैंने समाज के डर से अपने ही खून को ठुकरा दिया, और आज उसी खून ने मेरी जान बचाई। झनक उनके आंसू पोंछती है और कहती है, नहीं बाबा, पुरानी बातें मत सोचिए, आप बस ठीक हो जाइए। उधर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में अर्शी का पारा 7वें आसमान पर है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मिसेस अर्शी मुखर्जी जेल की हवा खा रही है। वो इंस्पेक्टर राणे पर चिल्ला रही है, मेरे वकील को बुलाओ, मैं तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगी। तभी वहां एक काला कोट पहने वकील दाखिल होता है। लेकिन ये अर्शी का वकील नहीं, बल्कि तेजस का भेजा हुआ वकील है। जी हाँ दोस्तों, शो का विलन तेजस इस मौके का फायदा उठाने आ गया है। वकील धीरे से अर्शी के पास जाता है और सलाखों के पीछे से फुसफुसाता है, मिसेस मुखर्जी, आपकी जमानत हो सकती है, लेकिन एक शर्त पर। आपको बाहर आकर वही करना होगा जो तेजस भाई कहेंगे। अर्शी, जो बदले की आग में जल रही है, बिना सोचे समझे शर्त मान लेती है। उसे बस बाहर निकलना है और झनक को बर्बाद करना है। कुछ ही घंटों में कानूनी दांवपेच और पैसों की ताकत का इस्तेमाल करके अर्शी को अंतरिम जमानत यानी इंटरिम बेल मिल जाती है। इंस्पेक्टर राणे, जो ऋषि से डरा हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। अर्शी जेल से बाहर निकलती है। उसकी चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वो मन ही मन कसम खाती है, ऋषि, तूने मुझे जेल भेजा ना, अब देख मैं तेरे घर में क्या कोहराम मचाती हूँ। वापस अस्पताल में अनिरुद्ध डिस्चार्ज मिलने की तैयारी कर रहे हैं। अनिरुद्ध जिद करते हैं कि वो अब बोस हाउस नहीं जाएंगे क्योंकि उस घर में उनका दम घुटता है। लेकिन ऋषि उन्हें समझाता है, सर, भागना कायरता है। आपको घर जाना होगा और अपना हक, अपना रुतबा वापस कायम करना होगा, और इस बार आप अकेले नहीं होंगे। अनिरुद्ध ऋषि की बात मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, मैं घर तभी जाऊंगा जब झनक मेरे साथ मेरी बेटी बनकर इस घर में गृह प्रवेश करेगी। ये सुनकर अदिति भड़क जाती है। वो आगे आती है और कहती है, डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? माँ जेल में है और आप इस लड़की को घर ले जा रहे हैं। अनिरुद्ध अदिति को एक सख्त नज़र से देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ जेल में अपनी करनी की वजह से है अदिति, और झनक ये लड़की नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन है। इज्जत से बात करो।
अनिरुद्ध का ये रौद्र रूप देखकर अदिति चुप हो जाती है। शाम को बोस हाउस के गेट पर एम्बुलेंस रुकती है। अनिरुद्ध व्हील चेयर पर है। झनक और ऋषि उनके साथ हैं। दादी आरती की थाली लेकर खड़ी हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखने वाले होते हैं, अंदर से आवाज आती है, रुक जाओ। सब चौंक कर देखते हैं। सामने सोफे पर पैरों पर पैर चढ़ाकर अर्शी बैठी है। उसके हाथ में शराब का गिलास है और चेहरे पर विजय की मुस्कान। ऋषि और अनिरुद्ध हैरान रह जाते हैं। तुम बाहर कैसे आई? ऋषि गुस्से में पूछता है। अर्शी हंसती है। कानून सबके लिए है एसपी साहब। मेरे वकीलों ने साबित कर दिया कि वो वीडियो फेक था और मुझे फंसाया गया था। मैं जमानत पर हूँ। अर्शी खड़ी होती है और झनक के पास आती है। वो झनक की आंखों में देखती है और कहती है, स्वागत है सौतन की बेटी। सोचा था तुझे धक्के मारकर निकालूंगी, लेकिन अब तुझे इस घर में रखकर तिल तिल करके मारूंगी। झनक जो अब तक डरती थी, आज वो अर्शी की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। उसके पीछे ऋषि खड़ा है, उसकी ढाल बनकर। झनक कहती है, मिसेस मुखर्जी, ये घर मेरे बाबा का है और अब मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं, वारिस बनकर आई हूँ। आपकी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अनिरुद्ध भी ऐलान कर देते हैं, अर्शी, अगर तुमने झनक को तंग करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक शब्द सुनते ही अर्शी हिल जाती है। उसे पता है कि तलाक हुआ तो बोस एम्पायर की दौलत हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वो अपना पैंतरा बदलती है। वो नाटक करना शुरू करती है। अरे रात होती है। झनक को एक अलग कमरा दिया गया है। ऋषि सुरक्षा के लिए हॉल में ही सो रहा है। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं, अर्शी दबे पांव झनक के कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ में एक तकिया है। वो झनक का गला घोंटने की फिराक में है, ताकि सुबह लगे कि ये नेचुरल डेथ है। अर्शी दरवाज़ा धीरे से खोलती है। झनक गहरी नींद में है। अर्शी उसके पास पहुंचती है, तकिया उठाती है और झनक के चेहरे पर रखने ही वाली होती है कि अचानक कमरे की लाइट जल जाती है। अर्शी हड़बड़ा कर पीछे मुड़ती है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अदिति खड़ी है। अदिति ने अपनी माँ को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अदिति की आंखों में आंसू हैं। वो कहती है, माँ, आप सच में हत्यारन हैं? अर्शी अदिति को समझाने की कोशिश करती है, बेटा, ये सब तेरे लिए है। लेकिन अदिति चिल्ला पड़ती है, नहीं, मुझे ऐसा भविष्य नहीं चाहिए जो किसी की लाश पर बना हो। अदिति की आवाज़ सुनकर ऋषि और बाकी घरवाले जाग जाते हैं। अर्शी फिर से पकड़ी जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस बार ऋषि पुलिस को नहीं बुलाता। अनिरुद्ध एक फैसला लेते हैं। वो कहते हैं, पुलिस बुलाने से घर की बदनामी होगी। अर्शी की सज़ा ये है कि आज से इस घर की मालकिन अर्शी नहीं, झनक होगी। घर की चाबियां, तिजोरी सब झनक के पास रहेंगी। अर्शी इस घर में रहेगी, लेकिन एक कैदी की तरह। अनिरुद्ध दादी से चाबियों का गुच्छा लेते हैं और झनक के हाथ में रख देते हैं। अर्शी ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो झनक के पैरों पर गिरकर चाबियां छीनने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषि बीच में आ जाता है। ऋषि कहता है, सासू माँ, अपनी हद में रहिए। अगली सुबह बोस हाउस का नज़ारा बदला हुआ है। झनक घर की मालकिन के रूप में पूजा कर रही है। अर्शी कोने में खड़ी जल रही है। और अदिति अपना सामान पैक करके नीचे आती है। वो अनिरुद्ध और ऋषि के सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। सब हैरान रह जाते हैं। ऋषि पूछता है, कहाँ जाओगी? अदिति झनक की तरफ देखती है और कहती है, जब तक मैं अपने अंदर की कड़वाहट को खत्म नहीं कर लेती और अपनी पहचान नहीं बना लेती, मैं यहाँ नहीं रह सकती। झनक, तुमने मुझे सिखाया है कि सही के लिए कैसे लड़ा जाता है। अदिति ऋषि के पास आती है और अपने मंगलसूत्र को हाथ लगाती है। क्या वो मंगलसूत्र उतार देगी? क्या वो ऋषि को आज़ाद कर देगी? अदिति कहती है, ऋषि, हमारा रिश्ता एक समझौते पर बना था। आज मैं तुम्हें उस समझौते से आज़ाद करती हूँ। जाओ, अपनी झनक के हो जाओ। मैं पूजा आपको बता दूं, ये सीन आपको रुला देगा। अदिति घर छोड़कर चली जाती है एक नई शुरुआत करने। अर्शी अकेली पड़ जाती है। अब घर में सिर्फ ऋषि और झनक हैं। लेकिन क्या उनकी लव स्टोरी अब शुरू होगी? नहीं, क्योंकि अर्शी ने जाने से पहले झनक के खाने में कुछ नहीं मिलाया, बल्कि उसने झनक के अतीत से जुड़े एक ऐसे इंसान को कॉल कर दिया है जो झनक की जिंदगी का सबसे काला सच जानता है। जैसे ही झनक सुकून की सांस लेती है, उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा है, सिमुल बोनी की वो काली रात याद है झनक, या मैं सबको बता दूं? झनक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कौन है ये ब्लैकमेलर? क्या ये तेजस है या कोई और? क्या ऋषि इस नए तूफान से झनक को बचा पाएगा? दोस्तों, बोस हाउस में शांति तो लौट आई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले की खामोशी सबसे ज्यादा डरावनी होती है। झनक के फोन पर आए उस एक अनजान मैसेज ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली है। मैसेज में लिखा है, सिमुल बोनी की वो काली रात याद है झनक, जब तुमने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा समझौता किया था जिसे दुनिया नहीं जानती। अगर चाहती हो कि ऋषि की वर्दी और इज्जत बची रहे तो अगले 1 घंटे में पुराने गोदाम में आ जाओ।
अकेले आना, वरना वो वीडियो वायरल हो जाएगा। मैं पूजा ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपको इस कहानी के आखिरी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले पड़ाव पर ले चलती हूँ, जहाँ आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। झनक कांपते हाथों से फोन को अपनी साड़ी में छिपा लेती है। वो ऋषि की तरफ देखती है जो बड़े प्यार से उसे देख रहा है। झनक सोचती है कि ऋषि ने उसके लिए पहले ही बहुत कुछ खोया है, अब वो ऋषि की इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। वो फैसला करती है कि वो इस ब्लैकमेलर से अकेले निपटेगी। झनक झूठ बोलती है, ऋषि सा, मुझे मंदिर जाना है माता रानी को धन्यवाद देने। ऋषि उसे जाने देता है, लेकिन एक पुलिस वाला होने के नाते और उससे भी बढ़कर एक प्रेमी होने के नाते उसे झनक की आंखों में छिपा डर दिख जाता है। झनक घर से निकलती है और सीधे उस सुनसान गोदाम की तरफ ऑटो लेती है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी परछाई बनकर कोई उसका पीछा कर रहा है। जी हाँ, वो ऋषि है। ऋषि ने झनक के फोन में एक ट्रैकर लगा रखा था, सुरक्षा के लिए। गोदाम के अंदर घुप अंधेरा है। झनक अंदर घुसती है और चिल्लाती है, कौन है, सामने आओ। तभी लोहे के ड्रम के पीछे से एक साया उभरता है। लाइट जलती है और सामने खड़ा है शो का सबसे बड़ा शैतान, तेजस। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि तेजस अकेला नहीं है। उसके बगल में व्हीलचेयर पर बैठी एक औरत भी है, जिसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ है। तेजस हंसता है, आ गई मेरी सिमुल बोनी की परी, बहुत उड़ रही थी ना तू एसपी की बीवी बनकर। झनक गुस्से में कहती है, तेजस, अपनी बकवास बंद करो, क्या वीडियो है तुम्हारे पास? तेजस एक प्रोजेक्टर ऑन करता है। दीवार पर एक धुंधला वीडियो चलता है। ये वीडियो एडिटेड है, जिसमें झनक तेजस के गले में माला डाल रही है और कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से तेजस से शादी कर रही हूँ। ये देखकर झनक के होश उड़ जाते हैं। ये वीडियो पूरी तरह झूठा है, लेकिन समाज और कानून इसे सच मान लेगा। तेजस धमकी देता है, झनक, अगर तूने अभी के अभी इस कागज पर साइन नहीं किए कि तू ऋषि को छोड़कर मेरे साथ कश्मीर वापस जाएगी, तो ये वीडियो अगले 5 मिनट में हर न्यूज़ चैनल पर होगा। सोच ले, तेरे ऋषि की वर्दी उतर जाएगी कि उसने एक दूसरी औरत को घर में रखा है। झनक रोने लगती है। वो ऋषि की बदनामी के डर से टूट जाती है। वो पेन उठाती है, कागज पर साइन करने के लिए आगे बढ़ती है। तेजस की हंसी गोदाम में गूंजती है। तभी धाएं, एक गोली चलती है और तेजस के हाथ से वो पेन उड़ जाता है। गोदाम के दरवाजे पर धुआं है और उस धुएं को चीरते हुए एंट्री होती है हमारे हीरो एसपी ऋषि सेन गुप्ता की। ऋषि के हाथ में बंदूक है और आंखों में अंगारे। खेल खत्म तेजस, ऋषि दहाड़ता है। तेजस अपने गुंडों को इशारा करता है। ऋषि अकेला उन 10 गुंडों पर भारी पड़ता है। एक एक करके वो सबको धूल चटाता है। ये एक्शन सीन देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऋषि तेजस को कॉलर से पकड़कर हवा में उठा लेता है और कहता है, तुझे क्या लगा मैं अपनी झनक को अकेला छोड़ दूंगा? ये वीडियो फेक है। ये साबित करने में मुझे 2 मिनट लगेंगे, लेकिन तुझे मारने में 1 मिनट भी नहीं। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऋषि जब तेजस को पीट रहा होता है, तभी वो व्हीलचेयर वाली औरत खड़ी होकर पीछे से ऋषि के सिर पर लोहे की रॉड से वार करने की कोशिश करती है। झनक देख लेती है और चिल्लाती है, ऋषि सा, पीछे देखिए। ऋषि झुक जाता है और वो वार खाली जाता है। उस झटके से उस औरत के चेहरे से दुपट्टा गिर जाता है और चेहरा देखकर ऋषि और झनक दोनों सन्न रह जाते हैं। ये कोई और नहीं, अर्शी है। जी हाँ, अर्शी, जिसे घर में कैद किया गया था, वो वहां से भागकर तेजस के साथ मिल गई थी। अर्शी पागलों की तरह हंसने लगती है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में पागलपन है। वो चिल्लाती है, हाँ, मैंने किया ये सब। अगर ऋषि मेरा दामाद नहीं बन सकता तो वो किसी का नहीं रहेगा। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। अर्शी ने अपनी मानसिक सुध-बुध खो दी है। वो वहां पड़े पेट्रोल के ड्रम को गिरा देती है और माचिस चला लेती है। जल जाओ सब, वो चिल्लाती है। आग भड़क उठती है। गोदाम जलने लगता है। ऋषि और झनक आग के घेरे में फंस जाते हैं। तेजस मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर गिर जाती है और वो वहीं फंस जाता है। अर्शी आग को देखकर नाचने लगती है। खत्म, सब खत्म। ऋषि झनक का हाथ पकड़ता है। आग तेजी से बढ़ रही है। बाहर पुलिस की सायरन सुनाई देती है। अनिरुद्ध और छोटन पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। ऋषि अपनी जान की परवाह किए बिना एक जलता हुआ खंभा हटाता है और रास्ता बनाता है। वो पहले झनक को बाहर निकालता है। फिर वो देखता है कि अर्शी आग के बीच फंसी है और हंस रही है। ऋषि उसे बचाने के लिए वापस अंदर जाने लगता है, लेकिन झनक उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं ऋषि, वो आपको मार देंगी। ऋषि कहता है, वो मुजरिम है, लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ। उसे सजा कानून देगा, मौत नहीं। ऋषि आग में कूदता है और अर्शी को खींचकर बाहर लाता है। ठीक उसी वक्त गोदाम में एक बड़ा धमाका होता है और तेजस उसी आग में दफन हो जाता है। बुराई का अंत हो जाता है। गोदाम के बाहर अर्शी को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन अर्शी अब पूरी तरह पागल हो चुकी है।
वो अनिरुद्ध को देखकर पहचान भी नहीं पाती और बच्चों की तरह ताली बजाती है, देखो कितनी अच्छी आग है। डॉक्टर कहते हैं कि अर्शी का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है और उसे अब जेल नहीं, मेंटल असाइलम पागलखाने भेजना होगा। अनिरुद्ध अपनी पत्नी की ये हालत देखकर रो पड़ते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये अर्शी के कर्मों का फल है। अनिरुद्ध अर्शी के माथे पर आखिरी बार हाथ रखते हैं और कहते हैं, काश तुमने नफरत की जगह प्यार चुना होता अर्शी। पुलिस अर्शी को एम्बुलेंस में ले जाती है। अर्शी के जाने के साथ ही झनक और ऋषि की जिंदगी का सबसे काला अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद बोस हाउस में। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। आज घर में शहनाई बज रही है, पूरा घर फूलों से सजा है। ये शादी किसी और की नहीं बल्कि ऋषि और झनक की है, इस बार पूरे रीति रिवाज और समाज के सामने। अनिरुद्ध बोस एक पिता के रूप में झनक का कन्यादान कर रहे हैं। झनक लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही और ऋषि शेरवानी में दूल्हा बना खड़ा है। लेकिन सबसे खास मेहमान कौन है? दरवाजे पर एक सादी सी साड़ी में चेहरे पर सुकून लिए एक लड़की खड़ी है। ये अदिति है। अदिति अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। वो अब एक एनजीओ चलाती है। वो ऋषि और झनक को बधाई देने आई है। झनक दौड़कर अदिति को गले लगाती है। दीदी, झनक कहती है। अदिति मुस्कुराती है। खुश रहो झनक, आज ये घर और ये परिवार सच में पूरा हो गया। ऋषि अदिति को थैंक यू कहता है। फेरे होते हैं। ऋषि झनक की मांग में सिंदूर भरता है और इस बार ये सिंदूर किसी मजबूरी का नहीं बल्कि इज्जत और बेपनाह मोहब्बत का है। पंडित जी कहते हैं विवाह संपन्न हुआ। फूलों की बारिश होती है। मैं पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा चैनल पर आपको बता दूं कि ये सीन देखकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंत में हम देखते हैं कि झनक पुलिस की वर्दी में है। एक फ्लैश फॉरवर्ड सीन, उसके कंधे पर सितारे चमक रहे हैं। वो आईपीएस बन चुकी है। ऋषि उसे सल्यूट करता है। जय हिंद मैडम सर। झनक हंसते हुए उसे गले लगा लेती है और पीछे दीवार पर नूतन यानी झनक की मां की तस्वीर है जिस पर हार चढ़ा है। ऐसा लगता है मानो नूतन ऊपर से मुस्कुरा रही है कि उसकी बेटी को वो सब मिल गया जिसके लिए उसने संघर्ष किया था, प्यार, पिता का नाम और अपनी पहचान। तो दोस्तों, ये था झनक के सफ़र का एक काल्पनिक लेकिन धमाकेदार अंत। एक ड्रग्स के इल्ज़ाम से शुरू हुई ये कहानी कैसे अर्शी के पागलपन और ऋषि झनक के अटूट प्यार पर ख़त्म हुई। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई और प्यार की होती है। आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लगी? क्या आप ऋषि और झनक को एक साथ देखकर खुश हैं? और अदिति के इस नए रूप पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी यानी पूजा की ये नरेशन और ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वो लाल वाला बटन दबा दीजिए और घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं पूजा अब आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए अपना पसंदीदा शो। लव यू ऑल। जय हिंद।